हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो है मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कोई वीडियो बनाना पड़े। दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं चाहते हैं कि वो उस पीड़ा से गुजरें। और नवीन तो हमारे देश के थे, नवीन शेखरप्पा कर्नाटक के थे, भारतीय छात्र थे, यूक्रेन में पढ़ रहे थे। और खार्किव जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है राजधानी के बाद, ईस्टर्न यूक्रेन में है, जहां पे लड़ाई कंसंट्रेटेड है, जो रशियन बॉर्डर पे ही है एकदम, जहां पे लुहांस्क और ये तमाम इलाके हैं जो पहले से ही ऑटोनॉमस घोषित कर रखे थे विद्रोहियों ने और जिनको मान्यता दी है अभी रशिया ने। उस इलाके में अभी भी वहां पे एक ही कॉलेज में 1600 से ज्यादा विद्यार्थी फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि नवीन की मौत के बाद जो टिप्पणियां आई, दे एक्सपोज द रियलिटी ऑफ बीजेपी। कितनी नीचता हो सकती है किसी एक पार्टी में, किसी एक संगठन में। वे आपसे पोलराइजेशन की डिमांड करते रहे हैं, वो आपको दूसरों से नफरत का पाठ पढ़ाते रहे हैं, लेकिन अपनी उस नफरत में अब वो कहां तक आ गए आप ये देखिए। नवीन की मौत ने भारत सरकार को, मोदी सरकार को पूरी तरह से नंगा कर दिया। इट्स नो मोर एन ऑपरेशन गंगा, इट्स ऑपरेशन नंगा। दे गॉट कंप्लीटली एक्सपोज्ड। वो देश जो 1990 में कुवैत से सद्दाम हुसैन से बात करके भरे चल रहे युद्ध के बीच अपने 1,70,000 नागरिक निकाल के ला सकता है, वो 22 साल बाद बोल रहा है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है। और उसकी आईटी सेल झूठ पे झूठ बोले जा रही है। लेकिन अभी बात आईटी सेल की नहीं। नवीन की मृत्यु की खबर के बाद मोदी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आई डोंट ट्रीट देम एज मिनिस्टर्स लाइक यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एनीमोर, दे आर नॉट। ये नहीं होते तो ऐसी नीचता नहीं कर सकते थे। तो मोदी के मंत्री हैं संसदीय मामलों के, उन्होंने कहा, प्रहलाद जोशी, कमाल यह है कि वो भी उसी कर्नाटक के धारवाड़ से हैं जहां से मृतक नवीन आते हैं। और उन्होंने कहा कि 90% जो भारतीय बाहर पढ़ने जाते हैं, मेडिकल खासतौर पे एमबीबीएस, वो भारत वापस आकर प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वालिफिकेशन की परीक्षा होती है एमसीआई की, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो पास नहीं कर पाते। उन्होंने अपने उस बयान में नवीन को श्रद्धांजलि, रस्मी श्रद्धांजलि तक नहीं दी। आज नवीन के पिता का गुस्सा उस पर फूटा है जब उन्होंने कहा है कि नो टैलेंटेड पर्सन शुड बी बॉर्न टू अ पुअर फैमिली, देयर इज नो वैल्यू फॉर टैलेंट इन आवर कंट्री, नो वैल्यू फॉर टैलेंट। उनकी मदर विजयलक्ष्मी रोते हुए बोल रही हैं। कम से कम देश के केंद्रीय मंत्रियों को यह पता होना चाहिए कि वे आईटी सेल असल में हैं, लेकिन कम से कम उन्हें जिस संविधान पे हाथ रख के शपथ खाई है उसका अपमान नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलने चाहिए। नवीन गॉट 97% मार्क्स इन हिज 10+2 बिकॉज इंडिया इज टेरिबली शॉर्ट ऑफ मेडिकल सीट्स। उनको किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, सरकारी में और प्राइवेट में पढ़ाने की उनके पिताजी की हैसियत नहीं थी। 1 करोड़ से ज्यादा की फीस तो मैं जानता था यूपी के कॉलेजेज में है। नवीन के पिताजी ने कल ये बात दोहराई कि कर्नाटका के कॉलेजेज में भी यही हाल है। और ये कह के उन्होंने आईटी सेल का पहला झूठ जो है वो ध्वस्त किया कि विदेशों में पढ़ रहे लड़के, पहली बात कि वे होते हैं जो योग्य नहीं होते। 97% अगर कोई ला रहा है कर्नाटका में, बहुत सालों से बीजेपी आती जाती रहती है, राज करती है, मैं मानता हूं कि उनके यहां बोर्ड में नकल नहीं होती होगी, इसके पहले कभी सुना भी नहीं। तो अगर कोई 97% ला रहा है तो अयोग्य नहीं होगा, फर्स्ट। सेकंड, आफ्टर 2008 मनमोहन सिंह की सरकार ने एक नियम लाया था कि नीट की परीक्षा पास किए बिना कोई भी छात्र विदेशों में भी मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता है। एनईईटी आपको पास करना ही होगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नवीन बिना एनईईटी पास किए हुए गए। ये पहली बात।
उसके बाद के झूठ आप देखिए। आईटी सेल शुरू हुआ, उसमें सांसद हैं, उसमें विधायक हैं, उसमें मंत्री हैं, केवल 2 रुपये पर ट्वीट पे जीने वाले नहीं, जिन्होंने ये नाटक शुरू किया कि नवीन पहली बात गए क्यों। उसका जवाब तो मैंने भी दे दिया और उनके पिताजी ने और उनकी माताजी ने भी दे दिया। अच्छा, यहां पे 1 मिनट के लिए रुक के याद दिलाऊं कि नवीन का नाम नवीन नईम नहीं है। बाकी आईटी सेल ने झूठ बोलना शुरू किया, जिसका मैंने कल के वीडियो में बहुत लंबा जवाब दिया है। आज के वीडियो में बस उसको 2 मिनट में निपटाता हूं कि एडवाइजरी जारी होने के बाद लौटे क्यों नहीं। तो एडवाइजरी जारी हुई 15 फरवरी को। 26 जनवरी को रूस में यूक्रेन में भारत का दूतावास गणतंत्र दिवस मना रहा था। उसके बाद आई थिंक 30 और 31 जनवरी को एक ट्वीट है, वो भी रिपब्लिक डे के बारे में है। 15 फेब को पहला ट्वीट है इन विच इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन गोइंग बाय द हैंडल इंडिया इन यूक्रेन ट्वीट्स इंडियन सिटीजन्स इन यूक्रेन में कंसीडर। यूक्रेन में भारतीय जो नागरिक हैं वो स्थितियों के मद्देनजर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ये विचार कर सकना क्या होता है? उसके बावजूद इससे पैनिक हुआ और छात्रों ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए कि भैया हम चले तो जाएं, भले ही आपने ऑनलाइन क्लास पे हमारी जो डिमांड्स हैं उसको यूनिवर्सिटीज के सामने नहीं रखा है, बट वेयर आर द फ्लाइट्स? आप देखें, 15 फरवरी के पहले का कोई ट्वीट हो तो मुझे बताइएगा। 15 February is the first time Indian embassy tweets that Indians may consider, only may consider। आप ये ट्वीट्स देखिए और इन पे रिस्पॉन्सेस देखिए कि यहां पे छात्र पूछ रहे हैं कि वेयर आर द फ्लाइट्स, व्हाट अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन टीचिंग, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन, बेसिकली इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को तुरंत समझ में आ गया कि ये संभव नहीं। 16 फरवरी को उनकी ट्वीट, 16 फेब, कि डोंट पैनिक, शारजाह के रास्ते, दोहा के रास्ते, दुबई के रास्ते जो फ्लाइट्स हैं उनसे लेके आराम से जब और जैसे टिकट मिलता है निकलें। वेयर वाज द वार्निंग, वेयर वाज द एडवाइजरी? यहां पे 1 मिनट के लिए ठहरे। यूक्रेन और भारत के बीच जहां तक मुझे याद है कोविड के पहले भी कभी कोई सीधी उड़ान नहीं रही। ऐसे तो केवल 7 घंटे का सफर है, लेकिन जो भी उड़ानें हैं वो कोई टब्लिसी होके जाती थी, कोई और कहीं होके जाती थी आसपास। और इसीलिए 10 आवर्स की फ्लाइट होती थी। 2 कीव और दिल्ली के बीच का जो सीधा डिस्टेंस है वो 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स का है। कोविड के बाद तो ये फ्लाइट्स बैन थी, मतलब उन पे बहुत सारे लिमिटेशंस लगे हुए थे कि कितनी फ्लाइट्स जा सकती हैं, कितनी नहीं। 15 फरवरी को जब इंडियन एम्बेसी बोल रही थी कि इंडियन सिटीजन्स इन यूक्रेन में कंसीडर लीविंग यूक्रेन, तब तक मोदी सरकार ने भारत की उड़ानों पे जो प्रतिबंध थे, जो लिमिटेशंस थे, वो नहीं हटाए थे। वो उन्होंने अगले दिन 16 फरवरी को हटाए। सीरियसनेस तो आपको समझ में आ गई होगी कि वो क्यों नहीं लौटे। एक मर चुके आदमी का अपमान करना हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति में माना जाता है कि मरे हुए के खिलाफ बुरा नहीं बोलना चाहिए। इस बात का सम्मान मैंने भी किया है, हमेशा किया है। जबकि मैं ये मानता हूं कि इसका ये मतलब नहीं कि मर जाने के बाद आप किसी रोहित सरदाना की तारीफ करने लगेंगे। आप चुप रहिए, आप बोलिए कि उन्होंने जिंदगी में जो किया उसका ये असर हुआ। या महंत कर्मा के बारे में मैंने दैनिक जागरण में एक पूरा लेख ही लिखा था, कभी मैं लिंक साझा करता हूं कि कोई मर गया है उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसके परिवार से सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उससे भी रखेंगे। लेकिन नवीन तो ऐसे नहीं थे, नवीन तो एक आम छात्र थे और उनके बारे में जो इतनी बयानबाजी शुरू हुई, क्यों नहीं गए? आज इंडियन एक्सप्रेस ने उनके दोस्तों से बात की तो एक अलग ही, मतलब मेरे आंसू आ गए। मैं आमतौर पे उतना भावुक नहीं होता हूं कि उनके दोस्त बता रहे हैं कि नवीन के कुछ दोस्त 3 दिन पहले सड़क के रास्ते, बस के रास्ते बॉर्डर की तरफ बढ़ चुके थे। नवीन 4th ईयर स्टूडेंट थे और उन्होंने कहा कि हम लोग तो 4 साल से हैं, यूक्रेन हम पूरा जानते हैं, हम घूमे हुए हैं, लेकिन ये जो पिछले साल जो फर्स्ट ईयर का जो बैच आया है कोविड के टाइम में, दे नो नथिंग अबाउट दिस कंट्री, हाउ कैन वी अबॉन्डन देम? हम उन्हें छोड़ कैसे सकते हैं?
ये उनके जूनियर्स बता रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस को, और वो अपने बैचमेट्स के साथ नहीं गए। सच अ जेंटल सोल। मैं नहीं जानता कि अगर उनको ये पता होता कि वो मर सकते हैं तो भी जाते या नहीं जाते, लेकिन अभी का सच ये है कि जब वो निकल सकते थे 3 दिन पहले बस के रास्ते, तब वो नहीं निकले। उन्होंने कहा कि हमारे यहां जो जूनियर्स हैं खारक्यूब में, उनके तो जो हैं वो हम ही सीनियर हैं। और उस आदमी का चरित्र हनन करने में भाजपा के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से लेकर के चवन्नी भर के इनके आईटी सेल ट्रोल्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिस इज वेयर दिस हेट्रेड हैज ब्रॉट इंडिया टू। कोई फ्लाइट नहीं है, वो आदमी नहीं जा सकता था, लेकिन जब वो जा सकता था, भाग सकता था, तब उसने अपने देश के लोगों के साथ होना चुना, उस नीच से बिल्कुल उल्टा जो अभी भी दिल्ली में नहीं है, जो चुनाव प्रचार कर रहा है उस प्रदेश में, जिसके मुख्यमंत्री की वो तारीफें करते हुए नहीं थकता है कि भाई इतना विकास किया। अगर इतना विकास किया है और इतना समर्थन और इतना सब कुछ है, तब तो देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली में बैठ के इवैक्यूएशन लीड करना चाहिए। आप 3 दिन चुनाव खत्म होने तक उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? खैर, और यहीं के बाद मैंने और भी बहुत सारी जगहों पे देखे बहुत सारे कमेंट्स, केवल आईटी सेल के नहीं। कितनी नफरत भर गई। आपने शुरू अल्पसंख्यकों से शुरू किया था, एक खास पहचान वाले, फिर आप सिखों को खालिस्तानी बताने पे उतरे, और अब आलम यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो शायद राजनीति से जुड़ा भी नहीं रहा हो, जो कर्नाटक का है, जो साउथ में बीजेपी का एकमात्र गढ़ जैसा है, यहां पे बीजेपी की साइजेबल प्रेजेंस ही नहीं है, जहां पे उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी साउथ के अंदर, वहां का नवीन तो भाजपा समर्थक भी हो सकता है। तो ये जो भाजपा के नीच हैं, वो अपने सबसे बड़े नीच के लिए अगर ऐसे व्यक्ति का भी चरित्र हनन कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि ये नफरत कहां तक पहुंच गई। और भी जो सवाल है, एक भाई साहब को मैंने देखा कि क्या सरकार से पूछ के गए थे? सरकार से पूछ के कोई भारतीय कहीं जाए या ना जाए, सरकार की मंजूरी के बिना नहीं जा सकता है। आपको अगर नवीन या तमाम ये जो 20,000 छात्र हैं, नागरिक हैं, अगर ये कोई समुद्र मुद्र के रास्ते कूद के या किसी एरोप्लेन के व्हील में छिप के या किसी प्लेन पे लटक के ना गए हों, तो ये भारत सरकार द्वारा निर्गत पासपोर्ट लेके उस पे यूक्रेन का वीजा लगवा के इमिग्रेशन भारत के किसी हवाई अड्डे पे पार करके गए होंगे। 2014 के पहले तक तो भारत के पासपोर्ट पे एक वाक्य, पहला पन्ने पे एक वाक्य होता था, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हेड ऑफ द स्टेट, यूज्ड टू रिक्वेस्ट वेरेवर इंडियन सिटीजन्स आर गोइंग, कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपने कानूनी दायरे में अगर भारत का सिटीजन है तो उसको बेरोक टोक आने जाने दें और उसको किसी भी परिस्थिति में हर संभव मदद और सुरक्षा मुहैया कराएं। और भारत सरकार, ये कोई पहला इवैक्यूएशन नहीं है। मैंने कहा कि 1990 में, आज के 32 साल पहले, जब मोदी जी अपने खुद के मुताबिक कहते थे कि वो भीख मांग के जी रहे थे, तब भारत ने 1,70,000 छात्रों को निकाला था, लेकिन वो पहला और आखिरी नहीं था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद 1994 में यमन के अंदर जब सिविल वार चल रहा था, तब भारत ने अपने हजारों नागरिक निकाले थे। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 1990 वाली वीपी सिंह गवर्नमेंट थी, कंपैरेटिवली कमजोर गठबंधन अलायंस गवर्नमेंट। 94 में नरसिंहा राव गवर्नमेंट थी, उसने हजारों को निकाला। 96 में तो नरसिंहा राव गवर्नमेंट ने गजब का काम कर दिया कांग्रेस सरकार ने। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, एक पूरे धरपकड़ के कार्यक्रम में बहुत सारे हिंदुस्तानी पकड़े गए जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था, जिनके कागज पत्तर दुरुस्त नहीं थे। कागज दिखाना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत दोधारी होती है, आपको भी दिखाना पड़ सकता है विदेशों में। इसी देश के एक प्रधानमंत्री को 13 साल तक दुनिया ने अपने देशों में घुसने नहीं दिया था, पासपोर्ट होते हुए, कागज होते हुए। खैर, और उस बार ऑपरेशन एमनेस्टी एयरलिफ्ट का नाम दिया, ऑपरेशन क्षमादान एयरलिफ्ट।
और फिर भारत सरकार नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अपने हजारों हजार नागरिकों को जो वहां फंसे हुए थे, जिनके जेल जाने की आशंका थी, उनको क्षमादान दिला के लाई। 2006 में ऑपरेशन सुकून मनमोहन सिंह थे, जब लेबनान में वॉर थी, और तब भारत सरकार ने वहां पे इंडियन नेवी भेज के, मनमोहन सिंह सरकार ने इंडियन नेवी भेज के 2080 लोगों को, 2280 लोगों को सुरक्षित निकाला था, जिसमें श्रीलंका और नेपाल के भी थे। 1764 1764 भारतीय, 112 श्रीलंकन्स, 64 नेपालीस और 7 लेबनीस जिनके स्पाउजेज, पति या पत्नी भारतीय थे। इन सारे बचाव कार्यों की एक खासियत थी, इनमें बीपी सिंह सरकार हो या कांग्रेस सरकारें हो, जिसका श्रेय था उनको दिया था। कोई मंत्री नहीं गया था, जैसे बाद में वीके सिंह 2015 में गए ऑपरेशन राहत के टाइम, जब सऊदी अरब, इंडिया का एक मित्र देश, यमन, इंडिया का दूसरा मित्र देश, हौथी विद्रोहियों पे बमबारी कर रहे थे साझा स्तर पे मिलके, जिसमें इंडियंस कोई टारगेट नहीं थे, तब ये गए और निकाल के लाए, लेकिन इन्होंने पूरा फोटो ऑफ कराया। ऑपरेशन मैत्री भी याद होगा, नेपाल में भूकंप 2015 के भयानक भूकंप के बाद, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने 15 मिनट में रिस्पॉन्ड किया था, और मोर देन 188 लोगों को तो पहले ही दिन निकाल लिया था, जिसमें 785 विदेशी भी थे और जिनको ट्रांजिट वीजा दिया था। और उसके बाद हमारे मीडिया ने इतना मोती किया कि नेपाल ने अगले साल चाइना से समझौता किया रेल ट्रैक का, चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज करता है, लिपुलेख, कालापानी और तमाम इलाकों पे, इंडियन इलाकों पे अपनी दावेदारी जता रहा है, और आज उसने अमेरिका से $500 मिलियन की डील की है, जो आज ही वहां की संसद ने पास की है। ये भी कमाल है, इस पे लौटता हूं कभी। तो जब आप कहीं जाते हैं अपने देश से उसका पासपोर्ट लेके, तो आप सरकार से पूछ के जाते हैं, सरकार को बता के जाते हैं, और सरकार कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड होती है आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए। ये दूसरा जवाब। अब तीसरा जवाब, मैंने सुना अभी महाराजगंज में एक रैली में 28 फरवरी को मोदी जी बोले हैं कि वो विदेश जाते हैं, वो परिवारवादी होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, अपने पैसों को विदेश भेज देते हैं। लाइक रियली? एग्जैक्टली व्हेन इन इंटरनेशनल मीडिया हमारा नाम नहीं आ रहा है। आप, मैंने आज मैंने आपको बताया था, रॉयटर्स देखिए, एजेंसी फ्रांस प्रेस देखिए, जो कुछ वायर एजेंसीज हैं, फ्रांस 24 न्यूज़पेपर भी देखिए, एसोसिएटेड प्रेस यूएस का है वो देखिए, बीबीसी देखिए, अल जजीरा वेस्टर्न अलाइंड है लेकिन पूरी तरह से वेस्टर्न नहीं है, वो देखिए। दुनिया के कुछ अखबार और वायर एजेंसीज आपको रोज देखनी चाहिए। इन सब में चाइना का स्टैंड रोज डिस्कस हो रहा है, और भारत का नाम तक नहीं है। वी हैव गॉटन दैट आइसोलेटेड। आपको अंजना ओम मोदी, माफ करें, अंजना ओम कश्यप का वो न्यूयॉर्क वाला याद होगा ना, जब यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन के दौरान वो बड़े उत्साह में गई थी कि देखिए आज हम देखते हैं कि मोदी जी को कितनी कवरेज मिली है, और फिर फिटा मुंह लेके चली आई थी कि लग रहा है आज नहीं मिली है, कल मिलेगी। वी हैव गॉटन डाउन टू दैट लो। एनीवेज, तो ये जो दूसरी बात है कि अगर भारतीय पासपोर्ट है आपके पास, तो भारत की सरकार ड्यूटी बाउंड है, ओथ बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है कि उसको बचाना पड़ेगा। अब तीसरी बात है मीडिया पे, और गिरने की कोई हद होती होगी। एक तो मैंने कल के वीडियो में बहुत विस्तार से बताया, मैं उसका लिंक भी आपको देता हूं, अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज देखें। आज तक का कोई, अब वो उसको अपना रिपोर्टर बता रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज अ रिपोर्टर। उनको एक आदमी मिल गया यूक्रेन के क्रीब में, राजेश पवार नाम है, और उन्होंने उसको माइक पकड़ा दिया, अब हो गया तुम रिपोर्टर। नवीन के मरने के बाद इतनी घटिया बातें की हैं आज तक ने, बाकी सारे चैनल्स ने भी, लेकिन आज तक स्टैंड्स आउट, क्योंकि राजेश पवार नाम का ये जो गिद्ध है, पैरासाइट, लास्ट जीव, वो बता रहा है कि इसमें नवीन की भी गलती है, एडवाइजरी के बाद भी नहीं गए। बट दिस राजेश पवार हैज बीन
डिलीटिंग हिज ट्वीट्स हिस्टेरिकली। 20 फरवरी को इसकी ट्वीट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहीं रहता हूं। 22, और वहां पे आज तक का नाम भी नहीं। 22 फरवरी की इसकी ट्वीट है कि सब कुछ शांत है, ये आप लोग बाहर से बैठ के क्या अफवाहें फैला रहे हैं। 24 फरवरी के बाद उसकी ट्वीट साइलेंट होती हैं और फिर वो पता चलता है कि आज तक का रिपोर्टर, और 1 मार्च को वो बताना शुरू करता है कि नवीन की ही गलती है, उस नवीन की जो अपने लोगों के लिए रुका था। नॉट फॉर नथिंग वी हैव लॉस्ट आवर क्रेडिबिलिटी एज अ कंट्री, एज लाइक इन आवर मीडिया एंड एवरीथिंग। आप ये वीडियो देखें राजेश पवार का, और उसके पहले ट्वीट्स तो आपने देख ही ली, आपको समझ में आएगा कि इस देश में चल क्या रहा है। अब जरा ये सोचिए कि ये कौन लोग हैं, मतलब जो ये सारी ट्वीटें फैलाते हैं, ये जो सारा आईटी सेल का दुष्प्रचार करते हैं। सरकार से पूछ के गए थे कि नहीं, ये किया था कि नहीं, सरकार लाएगी कि नहीं। अगर वो लेबनान से लाती रही है, यूएई से लाती रही है, तब जब आपके मुताबिक 70 साल में हुआ क्या था, तो उसे क्यों अब भी इस वक्त नहीं लाना चाहिए था? और इसके जवाब आपको मिलेंगे इस सरकार की पॉलिटिक्स में, जिसके पास कोई डिप्लोमेसी है नहीं। आज ओबामा से तू तड़ाक चल रही है, कल ट्रंप भाई है, और परसों ट्रंप सरकार है। मीन्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट? खैर, तो आज के लिए मैं आपको चाहता हूं कि आप ये देखें कि भारत की मीडिया ने किस तरह से भारतीय छात्रों के खिलाफ रेसिज्म वहां पे भड़काया है, लगातार ये कह के कि झंडा हमारा तिरंगा लगा देंगे तो रूस हमला नहीं करेगा, सुरक्षा देगा, ये करेगा। ये देखिए एक इकलौता प्लेन है जो जा रहा है जहां पे यूक्रेन की आर्मी अभी तक, यूक्रेन की एयरफोर्स अभी तक जितना भी लड़ रही है वो लड़ पा रही है। जिस एयर स्पेस में रशियन फाइटर जेट्स भरे हुए हैं, आप उसमें एक इंडियन प्लेन दिखा रहे हैं अकेला, और इस बात को इंटरनेशनल मीडिया को फैक्ट चेक करके बताना पड़ रहा है कि दिस इज रॉन्ग। व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? जिस लेवल पे हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई, हमसे कोई पूछता नहीं। मैं देख रहा था ये टाइम्स का, नहीं सॉरी, रिपब्लिक वर्ल्ड, वो बोल रहा है कि वी आर द ओनली ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। यहां बगल में CNN का बंदा, वो अचानक से रिपोर्टर देख रहा है कि वो उसके बगल में ग्रेनेड गिर गया है, एंड यू आर द ओनली वन, ओनली ग्लोबल वन। और TV9 भारतवर्ष टाइप के पिद्दियों की तो खैर कोई बात ही नहीं करनी। बट आस्क योरसेल्फ, हाउ हैव वी स्टूप्ड दिस लो? ये कौन लोग हैं? इनमें आपके पिताजी हो सकते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर सब कुछ कांग्रेस और गठबंधन सरकारों के राज में कमाया। पेंशन जिनकी वाजपेयी खा गए, जिन्होंने कांग्रेस के दौर में हुई सूचना क्रांति, संचार क्रांति और उसके बाद एजुकेशन क्रांति में अपने बच्चों को, जो लायक भी नहीं थे, डोनेशन देके इंजीनियरिंग कराई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के बाद ये जो बैंगलोर हुई जॉब्स, उनमें वो जॉब किए, और वो अब इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों से नफरत फैलाते फैलाते अब वो नवीन की मौत पे हंस रहे हैं। कब तक हंसते रहेंगे? अपना नंबर आ जाए तब तक सोचिए और समझिए, और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, रुक जाइए। अगला वीडियो 2-3 सवाल हैं दिमाग में, उनमें से किसी एक में करता हूं। फिलहाल के लिए बस ये नवीन को श्रद्धांजलि दें, अपने लोगों से कोशिश करें कि वो इस नफरत से बचें, और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा करें। अगर आपको लग रहा हो कि ये डिस्कोर्स, ये विमर्श, ये बातचीत आपको कुछ चीज़ों में मदद कर पा रही है, कुछ जाले छांट रही है, अपने सवाल पूछें कि मेरे दिमाग में जो जाले हों वो भी छटें। सी यू ऑल, बाय बाय।